रिकॉर्ड कर देते हैं, डाल देंगे, देखना नहीं तो मेरा चैनल का टीआरपी तो बढ़ेगा थोड़ा बहुत। Drift of an electron and the origin of resistivity. Okay, so as remarked before, actually देखो कल मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर कोई एटम हुआ, सॉरी कोई मटेरियल है, तो उसमें एटम्स का फॉर्मेशन होता है, दे आर फिक्स्ड एट देयर लेटाइज पॉइंट्स, ओके, एंड दे आर वाइब्रेटिंग ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ओके, थर्मल एनर्जी होती है उसके कारण वो सब वाइब्रेट होते हैं अपने पोजीशंस पे, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में जो पाथ होता है उसमें से ट्रैवल होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन्स, ओके, बट जब वो ट्रैवल करते हैं तो जब तक वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो जब भी उनके पाथ के बिटवीन देयर वे ऑफ ट्रैवलिंग, इफ एटम्स कम इन अ पिक्चर, ओके, their speed or velocity gets reduced to zero, then again they starts, again they moves, again the velocity becomes zero after collision, again start move, so these are hurdles for them, okay, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी जो डेस्टिनेशन होते हैं, डेस्टिनेशन लाइक करंट फ्लो होना, दिस इज समथिंग लाइक डेस्टिनेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई डेस्टिनेशन तो नहीं हो सकता, जितना बड़ा वायर है उतने पूरे वायर से पास होकर उसको इक्विपमेंट तक पहुंचना होता है, एंड दैट इक्विपमेंट गेट्स दैट करंट एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रोसेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, अगर फैन है तो वो रन कर रहा है, घूम रहा है, और दिस इज समथिंग लाइक, so that for that purpose your electrons should travel from your switchboard to the fan uh, through the current, okay, so this is something like destination. अब इस चीज में क्या होता है कि जो वायर है वो कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर है, तो उसकी रेजिस्टिविटी होती है, और वो रेजिस्टिविटी डिफाइन करती है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड होता है, या वायर का डायमीटर कितना है उस पर डिपेंडेंसी रखता है। बिफोर दैट द थिंग दैट कम्स इन अ पिक्चर इज रेजिस्टिविटी, इट प्लेज अ मेजर रोल टू डिफाइन अ करंट or to judge how much current will flow, okay, so as remarked before, the electron will suffer collisions with the heavy fixed ion, but after collision it will emerge with the same speed but in random directions. मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कोलिजन्स करते हैं, किसके साथ, एटम्स के साथ, बट आफ्टर कोलिजन वो वापस क्या करते हैं कि अपनी जो एक्चुअल स्पीड है उससे वापस मूव करना स्टार्ट होते हैं, बट इन अ रैंडम डायरेक्शंस. So if we consider all the electrons, their average velocity will be zero since their directions are random. जो मैंने एकदम फर्स्ट डे ही मैंने बताया था, ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था, कि कोई भी आपके पास मटेरियल है लाइक वायर है, उसको आपने जब वोल्टेज नहीं दिया, दैट मीन्स यू हैवंट कनेक्टेड इट विद सम पावर सप्लाई समथिंग, तब उसकी जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी सबकी सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है। क्यों जीरो होती, क्योंकि सारे रैंडमली मूव करते हैं। तो मैंने बोला था कि एक जिस डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन ऐसा मिल ही जाएगा आपको कहीं ना कहीं पे, जो वो एग्जैक्टली ऑपोजिट में उससे ट्रेवल कर रहा होगा, तो जिसके कारण वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं सारे इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें से 50 अगर पॉजिटिव में जा रहे हैं तो 50 नेगेटिव डायरेक्शन में ही जाएंगे ऑन एन एवरेज, तो जिसकी वजह से आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है तब जीरो. So thus, if there is an electrons and their velocity of ith electron, I electron मतलब कि I number of electrons बता रहा है यहाँ पे. So velocity of ith electron, so I is equal to 1, 2, 3 up to n at any given time Vt, Vi. Then अगर उसकी velocity at any given time Vi होगी तो उसकी average velocity कितनी होगी, तो ith इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 1 से लेके n तक, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की अगर एवरेज वेलोसिटी लोगे तो इट विल बी जीरो. तो ये एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया. ये इक्वेशन समझ में आ रहा है कैसे है, कि मुझे डीप में जाना पड़ेगा. एवरेज मतलब क्या होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उन सबकी वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही इक्वेशन होता है. तो उसी इक्वेशन को आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n, मतलब कि आई की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस n प्लस 6 ऐसे होगी, और डिवाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास n, तो वो डिवीजन में आ जाएगा. तो ये n डिवीजन में इक्वल्स टू जीरो है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है जब उनको आपने कोई भी बाहर से फील्ड या कुछ भी नहीं दिया है तब उनकी एवरेज वेलोसिटी आपको कितनी मिलेगी, जीरो ही मिलेगी. दिस इज द इक्वेशन. गॉट इट? So consider now the situation when electric field is present. अब second situation है electric field is present. तो electron will be accelerated due to the field. अब electric field present है तो electrons पे force apply होगा. Electric
इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स अप्लाई होगा, तो कितना फोर्स अप्लाई होने के कारण उनको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, मतलब दे आर एक्सेलरेटेड, वो एक्सेलरेट होंगे। क्योंकि अगर हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऐसे ही छोड़ दिया तो उसको फोर्स नहीं, जब आप कोई स्ट्रिंग है उसको खींचते हो तो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स। वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है, वन काइंड ऑफ स्ट्रिंग विच इज forcing the electrons or dragging the electrons in a particular direction from its random motion। मतलब वो सारे रैंडम मोशन में होते हैं, उनको रैंडम मोशन से वो एक फिक्स डायरेक्शन में क्या करता है, ड्रैग करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए ड्रैग करने के लिए उन पे फोर्स लगता है, तो वो फोर्स अगर लगेगा तो वहां एक्सेलरेशन होगा ही। इफ देयर इज अ फोर्स देयर शुड बी एन एक्सेल, देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो a इज इक्वल टू माइनस ई बाई ई इंटू ई बाई एम। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया है, तो सिंपली आपने 11th में पढ़ा था F इज इक्वल टू एम ए होता है। इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है, m इंटू ए। तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, a इज एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू क्यू ई भी होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, क्यू ई। और क्यू की जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस ई लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। सो माइनस ई ऑफ ई ऐसे आ जाएगा। सो दिस टू फोर्स आर इक्वल, दोनों फोर्स क्या होंगे, जो आप फोर्स बाहर से अप्लाई कर रहे हो वही फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करने वाले। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो इन दोनों को कंपेयर करना, तो यू विल गेट m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू माइनस ई इंटू ई। सो ये m को डिवीजन में लेके जाओ तो यू विल गेट दिस आंसर, दिस इज व्हाट योर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की क्यों जरूरत है यहाँ पे, तो एक्चुअली हमें स्पीड से डील करना है। तो स्पीड होगी तो इनिशियल स्पीड होगी, फाइनल स्पीड होगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल स्पीड दोनों डिफरेंट है उसकी, तो दैट मीन्स देयर इज एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं हुआ तो स्पीड में डिफरेंस नहीं होता है। ओके, अगर आप दोनों स्टार्टिंग और एंड स्पीड दोनों सेम है तो योर एक्सेलरेशन इज जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी is called accel, change in velocity with respect to time is called acceleration। और अगर ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है, that means its initial and final speed are different, maybe larger or smaller, मतलब आपका फाइनल स्पीड ज्यादा है कम दोनों हो सकता है, बट there is a difference between initial and final speed। So for that purpose we need an acceleration, and so that's why we are finding here acceleration, where the minus e is a charge, m is a mass of electron। Consider again the ith electron at the given time t। अब अगर again we are considering ith electron, we are not talking about all electron, we are selecting any one of all electrons। okay, एक electron हम select कर रहे हैं। Consider again the ith electron at the given time t। This electron would have had at its last collision some time before the t। okay, तो इस इलेक्ट्रॉन का लास्ट कोलिशन t टाइम से थोड़ा पहले हुआ है। लेट द t1 बी द टाइम elapsed आफ्टर इट्स लास्ट कोलिशन। सपोज कि ये t1 क्या है, t ऑफ i लिखा है उन्होंने, तो t ऑफ i बी द टाइम elapsed आफ्टर इट्स लास्ट कोलिशन, मतलब लास्ट कोलिशन के बाद का ये टाइम है। इफ vi was its velocity immediately after the last collision, then its velocity vi at the time t। अब सपोज कि उसने एक लास्ट कॉलिजन कर लिया, लाइक यहाँ पे उसने एक लास्ट कॉलिजन किया, तो तब जब उसने एक लास्ट कॉलिजन किया था, देन इट्स वेलोसिटी इज वी आई। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों वेलोसिटीज को वी आई लिख रहे हैं, बट एक स्मॉल वी आई है, एक कैपिटल वी आई है। तो ये स्मॉल वी आई कौन सी वेलोसिटी होगी, जब उसने यहाँ पे कॉलिजन किया, सपोज यहाँ पे कोई एटम है उसके साथ कॉलिजन किया, आफ्टर कोलाइडिंग विद दिस एटम इट इज गोइंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, और आफ्टर t1 टाइम, कितना यहाँ पे कितना टाइम लिया उन्होंने, ये टी आई टाइम, वेयर इज दैट टाइम, ये टी आई टाइम आफ्टर कॉलिजन इट हैज टेकन टाइम टी आई, और इतने टी आई टाइम में वो यहाँ तक पहुंच गया, सपोज इट रीच टू हियर। ओके, और तब उसकी वेलोसिटी सपोज कितनी है, वी ऑफ आई, कैपिटल वी ऑफ आई। यहाँ पे स्मॉल ऑफ वी आई उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जब वो कोलाइड किया तब। आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन वी हैव टेकन टाइम टी आई टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी होगी वी आई। अब ये और ये दोनों वेलोसिटी डिफरेंट होगी, किसकी वजह से, तो एक्सेलरेशन की वजह से। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो आपने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, लाइक इन चैप्टर 3,
V इज इक्वल टू V0 प्लस AT, ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर इट, रिमेम्बर दैट? यस सर। तो ये फाइनल वेलोसिटी होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी, और ये होता क्या है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम टेकन फॉर दैट एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है। तो वी हैव टेकन ti टाइम, आवर इनिशियल वेलोसिटी v है, और फाइनल वेलोसिटी कैपिटल V है। सो द इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा कि vi इज इक्वल टू स्मॉल vi प्लस माइनस e ऑफ e बाय m। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन है, दिस इज आवर एक्सेलरेशन, वी आर ऑलरेडी शोन हियर, इनटू टाइम ti। ओके, अंडरस्टूड? तो यहां तक ये इक्वेशन समझ में आ गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए है इतनी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन आफ्टर एक्सेलरेशन, मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं हम, वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड हियर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड और फाइनल वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन, vi is equal to small vi plus minus e of e by m into ti। ओके, एकदम केयरफुली समझना तो ही समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। Since the starting with its last collision, it was accelerated with an acceleration given in the figure 3.15 for a time interval, sorry, given by equation 3.154। एक्चुअली ये 3.15 एक्सेलरेशन है, इक्वेशन उस इक्वेशन के साथ, for an internal time ti, the average velocity of electron at the time t is the average velocity of all the time of vi's। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो आफ्टर कॉलिजन सेम ही होगी। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ये एक इलेक्ट्रॉन की हुई ना, तो वैसे हमें सबकी फाइंड आउट करनी है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन से एक्सेलरेशन भी सेम है, तो सबकी एवरेज वेलोसिटी सेम ही होगी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन से सबका मास ही सेम होगा, सबको एक्सेलरेशन भी उतना ही दे रहे, सबको इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही दे रहे, और सबका चार्ज भी उतना ही है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगी फॉर दिस टाइम विल बी सेम, तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी भी सेम ही होगी, और वो ऑलमोस्ट जीरो ही होगी। हम ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट किया, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होगी वो सेम ही होगी फॉर द सेम टाइम। ओके, गॉट माय पॉइंट? क्यों सेम होगी? क्योंकि उनके सारे पैरामीटर सेम है, लाइक उनको जो मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सेम है, उनको जो हम एक्सेलरेट कर रहे हैं वो भी सेम है, उनके लिए जो टाइम इंटरवल यूज कर रहे हैं कि कितने टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं वो भी सेम रख रहे हैं, और वो इनिशियली उनकी स्पीड भी सेम ही होती है ऑलमोस्ट। तो जब उनका मास सेम है, सब कुछ सेम है, तो उनकी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो भी क्या आएगी, सेम ही आएगी, क्योंकि हम सेम मटेरियल में ही ट्रैवल कर रहे हैं, वी आर नॉट ट्रैवलिंग फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। तो सारे पैरामीटर सेम है, तो उनके लिए जो स्पीड बनेगा वो भी सेम ही बनेगा। सो एवरेज ऑफ वी इज जीरो। अब हमें पता था कि ये एवरेज जीरो होता है, हमने पहले ही फाइंड करके रखा था, ये वाला फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। सो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द टाइम at the time t is the average of all V's, and the average of all V's is zero, since the immediately after any collision the direction of velocity of electrons is completely random। अब सारे मतलब कोई भी कॉलिजन, अगर आप भले आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हो या विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जब भी कोई कॉलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, रैंडम ही होगी आफ्टर कॉलिजन। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो वापस एक सिंगल डायरेक्शन में आएगा, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय दिस फिगर। मतलब क्या होता है कि ये ए पोजिशन पे था, तो ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रहे हैं, in a schematic of a picture of an electron moving from a point A to another point B through the repeated collisions, okay, and the straight line traveled between the collisions full lines. If an electron is applied as shown in figure, some electric field is applied as shown in figure, the electron ends up at the point B dash, okay, dotted lines, a slight drift in a direction opposite to the field is visible। okay, अब इसमें क्या है एक्चुअली, सॉरी अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है, अब सपोज पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था आपके पास, ओके, यू डोंट हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या था, इलेक्ट्रॉन ए से बी तक जा रहा था, तो रैंडम पाथ है, ए पे गया स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, अब यहाँ पे कोई एटम के साथ उसका कॉलिजन हुआ तो उसका पाथ वापस रैंडम बन गया, तो ही ट्रैवल्ड हियर और इट ट्रैवल्स हियर।
देन अगेन इस पॉइंट पे कॉलिजन हुआ तो ये रैंडम मोशन, फिर इस पॉइंट पे कॉलिजन, ये रैंडम डायरेक्शन, फिर दिस, ऐसे रैंडम डायरेक्शंस पे हो गया। अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रेवल्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ड्रैग होगा। तो देखो ये डॉटेड लाइन है उसका पाथ, तो फिर भी उसका डायरेक्शन रैंडम ही है। देखो जब कॉलिजन होगा तो इट इज इन रैंडम डायरेक्शन, अगेन इट इज इन रैंडम डायरेक्शन, ओके, बट इट इज ड्रैग्ड एट सम पॉइंट, मतलब वो पहले बी पे आना चाहिए था, बट इट इज नाउ एट बी डैश ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इट इज बीन ड्रैग्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको अपनी तरफ खींचा है, ओके, ड्रैग्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस होता है यही, दिस पार्ट डिवाइड बाय टाइम करोगे तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगा। So we are discussing it. So the average velocity of Vi is zero. Since the immediately after any collision, the direction of velocity of electron is completely random. You can see from here. जैसे ही collision होगा, उसकी कौन सी direction होगी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पता है, हमको भी नहीं पता. We don't know. We can't suggest its direction or we can't assume its direction. We can't predict it. It can be anything or anywhere. So the collisions of electron do not occur at regular interval but in a random times. अब रेगुलर इंटरवल भी नहीं होता कि जैसे कि हर 5 सेकंड के बाद कॉलिजन होगा, ऐसा नहीं, कभी भी हो सकता है। मतलब स्टार्ट किया फिर 2 सेकंड के बाद कॉलिजन हो गया, फिर नेक्स्ट कॉलिजन शायद हो सके 4 सेकंड के बाद हो, उसके बाद का नेक्स्ट कॉलिजन वापस अगेन इन जस्ट इन 2 सेकंड्स हो जाए, या उसके आगे का कॉलिजन 10 सेकंड के बाद हो। सो इट इज डिपेंड्स ऑन व्हिच पाथ इट हैज बीन व्हिच पाथ इट हैज बीन चूजन एंड उसके बीच में कितने एटम्स आ रहे हैं, या वो जो पाथ में जा रहा है उसमें अगर एटम्स नहीं आए जल्दी तो कॉलिजन नहीं होगा जल्दी, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ फास्टर स्पीड, ओके, बट अगर जल्दी 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 एटम्स आ रहे हैं तो स्लोअर स्पीड हो जाएगा। ये चीज कैसे बताए कि हम व्हीकल ड्रॉ कर रहे हैं रास्ते पे, ओके, और जो रैंडम चीजें होती है लाइक सपोज कि हम किस टाइम पे व्हीकल ट्रैवल करवा रहे हैं, सपोज कि सुबह 9 बजे हम अगर जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, ऑफिस पे, घर से जॉब पे जा रहे हैं, तो पता है हमें कि स्ट्रीट्स में से निकलेंगे तो हम स्लोली मूव होंगे, फिर जैसे ही मेन रोड पे आएंगे तो पॉसिबल है कि मेन रोड पे बम्पर आए तो हमारी स्पीड रिड्यूस होगी, फिर वापस इंक्रीज होगी अगेन, अगर बीच में ट्रैफिक आ गया तो विल मूव स्लोली, मतलब ट्रैफिक आ गया मतलब नंबर ऑफ एटम्स आ गए, हमारे हर्डल्स बढ़ गए हमारे रास्ते में, फिर आगे जाएंगे, फिर अगर एकदम क्लीन रोड हुआ तो हम फटाफट निकल जाएंगे। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए कि अगर एटम्स नहीं आए जल्दी और वो एक ही स्पीड से बहुत ज्यादा टाइम पर ट्रेवल कर गए तो तो स्पीड ज्यादा होगी तो वो जल्दी मूव करेगा और करंट फास्टर होगा, करंट ज्यादा होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा। और लेकिन अगर बहुत ज्यादा हर्डल्स आ रहे, लाइक बहुत ज्यादा एटम्स बीच में आ रहे, तो इट विल मूव स्लोली स्लोली स्लोली, इट हैज टू रिड्यूस इट्स स्पीड, अगेन स्टार्ट, अगेन जीरो, अगेन स्टार्ट, it will continue until it there is no n atoms between them. So ऐसा तो होगा नहीं कि atoms होंगे नहीं, होंगे atoms. So collision of electron do not occurs at the regular time interval but at random time. Let us denote by tau. It is called tau. Tau is the average time between the successive collisions. तो अगर random time है तो हम कोई एक fixed timing नहीं ले सकते, तो we have to take average time. So एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन, सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरे कॉलिजन के बीच का जो टाइम होता है वो टाइम, देन एट द गिवन टाइम सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव स्पेंट टाइम मोर देन टाउ एंड सम लेस देन टाउ। मतलब आप एक एवरेज टाइम फिक्स कर दो कि लाइक कि मेरा एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन 4 सेकंड है, तो अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कि 4 सेकंड के बाद कोलाइड होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन 4 सेकंड के पहले कोलाइड हो जाएंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन 4 सेकंड के पहले कोलाइज होंगे तो वैसे टाइप का करंट जो होगा वो स्लो करंट होगा, और जिसमें 4 सेकंड के बाद कॉलिजन हो रहा है मतलब इट विल टेक मोर टाइम टू कॉलिजन, मतलब जितने कम कॉलिजन होंगे, ओके, उतना आपका इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज्यादा होगा और उतना आपका करंट ज्यादा फ्लो होगा, तो जितने ज्यादा कॉलिजन होंगे उतना आपका स्पीड क्या होगा, कम होगा। इन अदर वर्ड्स time ti in the equation will be less than tau for some and more than tau from some others. So we go through and values of I running from 1 to n, मतलब हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज के लिए जाएंगे। सो एक ही पैरामीटर जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चेंजेस क्रिएट कर रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सारी चीजें सेम है, मास सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, सब सेम है, स्टिल
still your current is different for different materials. Why? Because of the collisions of electron. अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस तो सेम हो नहीं सकती, सारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कॉलिजन टाइम होगा वो कम होगा. अब कम टाइम कॉलिजन है मतलब कि वो जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी पास नहीं होंगे. और कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फास्ट कोलाइड कर रहे हैं. जैसे कि आप सबके पास, आप 10 फ्रेंड्स हो, सबने एक जैसी बाइक ली, सब स्प्लेंडर प्लस लेके घूम रहे, लेकिन फिर भी सब अलग अलग जगह पे रह रहे हो. आप सपोज कोई पांडेसरा रह रहा है, कोई नौगाम रह रहा है, कोई डिंडोली रह रहा है, कोई ऊन पाटिया रह रहा है, या कोई कहीं पे भी रह रहा है, लाइक पर्वत काम रह रहा है, कुछ भी रह रहा है. तो हर जगह पे ट्रैफिक अलग अलग होगा, सबका ऑफिस एक ही होगा, सब एक ही जगह पे जॉब कर रहे हैं सब कुछ. तो सबको पहुंचने के लिए टाइम अलग अलग लगेगा. क्यों? क्योंकि सब जगह के रोड्स अलग है, उनका ट्रैफिक अलग है, सब एरियाज का ट्रैफिक अलग होता है. वैसे ही कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए सारे पैरामीटर सेम है. तो हमने एक एवरेज टाइम डिफाइन कर दिया जिसको हम टाउ लिखते हैं. तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए टाउ की वैल्यू कम होगी, ओके, जो इलेक्ट्रॉन टाउ से कम टाइम लेगा तो उसके कॉलिजन ज्यादा होंगे, और कॉलिजन ज्यादा होगा तो वो चीज का रेजिस्टेंस बढ़ जाए, मतलब कि वो जल्दी पास नहीं होगा. और जिसमें टाउ से ज्यादा टाइमिंग लेगा वो, तो उसके कॉलिजन कम होंगे. So we'll discuss for I running from 1 to n, 1, 2, 3 up to n. The average value of tau, Ti, then is tau, known as a relaxation time. This tau is called as relaxation time. Thus, the averaging the equation over the n electrons at any given time t gives us a average time, average velocity Vd. अब हम वो जो इक्वेशन था हमारा लास्ट इक्वेशन, उसकी एवरेज कर रहे हैं, तो हर पॉइंट की एवरेज करेंगे, तो Vi की एवरेज को हम Vd लिखेंगे. और ये v ऑफ i, स्मॉल v ऑफ i था, तो ये एवरेज वेलोसिटी थी सारे इलेक्ट्रॉन्स की एट रैंडम मोशन माइनस e बाय m. तो ये चीज तो एक ही है सबके लिए, तो इसकी एवरेज नहीं होगी. एंड देन वी आर गोइंग टू एवरेज द टाइम. सो दिस एवरेज टाइम इज कॉल्ड टाउ. ओके, और हमें पता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप एवरेज करोगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स की, तो इट विल बी इनिशियल वेलोसिटी की एवरेज करोगे सारे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इट विल बी जीरो. So this term becomes your zero, and this term becomes your Vd. It's called drift velocity. ये जो एवरेज वेलोसिटी, फाइनल एवरेज वेलोसिटी थी ना हर एक इलेक्ट्रॉन की, तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है ऑफ अ मटेरियल और अ सिस्टम और अ कंडक्टर. ओके, सो Vd इज, ये जीरो हो जाएगा, तो यू विल गेट दिस आंसर. So your Vd is equal to minus E, capital E by m into tau, where E is charge of electrons, E is electric field, m is mass of electron, and tau is relaxation time of an electron. So this is the equation for your drift velocity. Got it? Any doubts? अभी तक समझ में आया? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? पल्लवी या सुनील, किसी को? बाकी के गायब हो गए. This, okay, this last result is surprising. It tells us that the electron moves with an average velocity which is independent of time. Actually it is independent of time. ये जो time है, ये tau, ये relaxation time है, average relaxation time. It is not time taken by electron. मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक आने के लिए टोटल कितना टाइम ले रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है. हमें मतलब सिर्फ है एवरेज टाइम से. फॉर सक्सेसिव कॉलिजन, सक्सेसिव मतलब क्या, एक के बाद दूसरा कॉलिजन होगा तो उसके बीच में कितना टाइम लग रहा है. ओके, लाइक कि एक ये पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट ये है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने स्टार्ट किया, अब ये फर्स्ट कॉलिजन हुआ और ये सेकंड कॉलिजन हुआ, तो इसके बीच में जो टाइम लगने वाला है, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. ये इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम है कि कितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होके घूम रहा है मटेरियल में, कि उसको कोई भी कॉलिजन नहीं हुआ. तो ये रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा उतना उस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, और जितना कम होगा कि लाइक ऐसा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे कॉलिजन्स हो रहे हैं लाइक, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये पाथ है, तो विच वन इज फास्टर, ये वाला कि ये वाला, कौन सा फास्टर होगा, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला. ऊपर वाला फास्टर नहीं, क्योंकि इट इज हैविंग लेस कॉलिजन्स, सो जल्दी जाएगा. सो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. So that
it tells us that the electrons move with an average velocity which is independent of time, although the electrons are accelerated. Okay, कि जो average velocity जो होती है वो independent of time है, even electrons are moving with an acceleration. जो time है वो relaxation time है. This phenomena of a drift and the velocity vd is called drift velocity. ये जो फिनोमेना है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं उसको ड्रिफ्टिंग किया जाता है, और जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है. बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट देयर विल बी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ अ चार्जेस across any area perpendicular to E. So because of this drift there will be net transport of a charges across any perpendicular area. मतलब कि कोई भी perpendicular area ले लोगे ना तो उसमें आपको नेट चार्ज पास होते हुए दिखाई देगा. मतलब सारा चार्ज एक साथ पास नहीं हो जाएगा, बट सम अमाउंट ऑफ चार्ज विल पास थ्रू दैट एरिया एंड दैट चार्ज विल फॉर्म योर करंट. ओके, तो कितना चार्ज पास होगा और कैसे पास होगा तो वो हमको अभी समझना है. ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला यहाँ से खत्म हो गया. अब इसके आगे है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी, इसके बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी के साथ कैसे रिलेट करता है. ओके, यहाँ से सेकंड थ्योरी स्टार्ट होती है. एक्चुअली इसमें कंटिन्यू दिया है, लेकिन अगर आप कोई बुक अगर देखोगे तो उसमें दिखेगा कि यहाँ से यू विल फाइंड डिफरेंट थ्योरी. अब इसमें वॉल्यूम वगैरह का भी कैलकुलेशन आएगा कि वॉल्यूम क्या होता है, कितना होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास हो रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट होंगी. क्योंकि मटेरियल है तो उसके क्रॉस सेक्शन में से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन कितना है. सपोज कि ये एक फिगर है आपका, करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर. The magnitude of a current density in a metal is magnitude of charge content in a cylinder of a unit area and length Vd. Okay, अब इस चीज को हमें समझना है कि अब देखो कि सपोज कि डेल्टा टी टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, डेल्टा एक्स जितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपको पता है, एक फॉर्मूला पता होगा आपको, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है. वेलोसिटी इज इक्वल टू सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम. ओके, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, वीडी स्पीड से. ओके, कितने टाइम तक, डेल्टा टी टाइम तक. तो उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर अप किया होगा, तो सपोज यहां से उन्होंने स्टार्ट किया तो यहां पर वो पहुंचे होंगे. सो दिस मच अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दे हैव ट्रेवल्ड. तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और एरिया कितना है, तो इस एरिया से उन्होंने सपोज स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉन्स ने, एंड आफ्टर टी टाइम दे रीच टू द हियर. तो इतना कंप्लीट वॉल्यूम उन्होंने कवर किया है. वॉल्यूम मतलब क्या होता है, एरिया इनटू डिस्टेंस. वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू डिस्टेंस. तो एरिया कितना है, ए. तो ऐसे बहुत सारे सर्कल से ही ये पूरा वॉल्यूम बना होगा ना. तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंचे, दे रीच टू हियर आफ्टर डेल्टा टी टाइम. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इज डेल्टा एक्स, इतना डिस्टेंस. तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वीडी इनटू डेल्टा टी, because they all are traveling with the drift velocity vd, and time taken by them to reach to here is delta t. So their average distance is delta x, and the area is a. So the volume of an electron, volume covered by the electrons is a into a delta x into t. Sorry, a into delta x आएगा, वॉल्यूम कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स. तो a डेल्टा x इज इक्वल टू कितना है, vd into delta t. So they have covered this much amount of volume. तो इतने वॉल्यूम में वो ट्रेवल कर रहे हैं. So we need to find out the charge for this volume. तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज कवर अप किया है उन्होंने, तो वो हमें फाइंड आउट करना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं. So because of the drift there will be an transport of charges across any area perpendicular to E. Consider a planar area A located inside the conductor such that normal to the area is parallel to E. Then because of the drift, an infinite small amount of time delta t, बहुत छोटा टाइम ले रहे हैं हम delta t, all electrons to the left of an area at a distances up to mod of vd into delta t would have crossed the area.
मतलब बहुत छोटे टाइम में उन्होंने क्या किया है, जो ए एरिया है उसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स या सारे इलेक्ट्रॉन्स ने कुछ एरिया कवर अप कर लिया कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले गए। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? मतलब ये एरिया से यहाँ तक पहुँचे वो इन अ डेल्टा टी टाइम में। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उन्होंने? तो वीडी इंटू डेल्टा टी जो यहाँ पे लिखा है। डेल्टा एक्स इतना डिस्टेंस कवर अप किया है। So if n is the number of free electrons per unit volume in a metal. अब सपोज कि हम स्मॉल m की वैल्यू लेते हैं, तो स्मॉल n क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। स्मॉल m मीन्स क्या होगा? स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नॉट ऑल इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज हम क्या करेंगे, यूनिट वॉल्यूम में से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं वो सर्च करेंगे, उसके बाद हमारे पास जितना वॉल्यूम है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें उतने नंबर के इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये कैसा है पता है? लाइक हम कुछ खरीदने जाते हैं कि 1 रुपए में हमें 2 चॉकलेट मिल रही है, तो हम सोचेंगे कि हमारे पास 10 रुपए, तो हमें कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी? तो 1 रुपए में 2 चॉकलेट, तो 10 चॉकलेट, 10 रुपए में कितनी चॉकलेट है? तो 20 चॉकलेट। ऐसे ही मतलब हमें अगर एक यूनिट चीज की प्राइस पता चल जाए तो हम उसके हिसाब से फिर हमारे पास कितनी अमाउंट है उस हिसाब से उतनी चीजें डिसाइड कर सकते हैं। तो वैसे ये एन डिफाइन कर रहा है कि यूनिट वॉल्यूम हुआ, मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम हुआ तब एन इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। तो हमारे पास कितना वॉल्यूम है? डेल्टा वी जितना वॉल्यूम है, तो कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से पास हो जाएंगे। तो दिस इज समथिंग दैट इफ स्मॉल n इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन अ मेटल। और ये चीजें डिफाइन होती है हर मेटल के लिए कि इस मेटल में से इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो गया, उस मेटल में से इतने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, देन वी विल डिसाइड इट्स एरिया एंड पैरामीटर्स एंड वी विल गेट इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट। ओके, तो हर मेटल के लिए स्मॉल n की वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए स्मॉल n पहले लिया जाता है। स्मॉल n इज अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन अ मेटल। देन देयर आर n into delta t into this such electrons। अब ये चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? लाइक ऐसे कि स्मॉल n इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर फाइंड आउट करने की, हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल पासिंग। तो कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n इंटू वी हो जाएगा, और हमारे पास v की जगह पे क्या है? डेल्टा वी है, तो स्मॉल n इंटू डेल्टा वी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो डेल्टा वी की वैल्यू हमने फाइंड की, क्या थी? n a वी डी एंड डेल्टा टी, ये मिल जाएगा हमें। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे उस इंटरवल में से पास हो रहे, लाइक कि ये एक ऐसा हमारा फिगर था, यहाँ पे फिगर दिए थे, ऐसी एक फिगर थी कंडक्टर की, तो इसका एरिया ए था। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन पास होंगे, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर n। ओके, इतने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। सो अब इतने इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम तक ट्रेवल कर रहे हैं? डेल्टा टी टाइम तक। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टाइम है वही टाइम लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में पहुंचे? डेल्टा टी टाइम में। तो चार्ज कितना होगा? तो व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ये हमने इक्वेशन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, Q इज इक्वल टू एनी इक्वेशन है। तो n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या होता है? चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर हमारा? स्मॉल n a डेल्टा टी टाइम में इतना चार्ज पास हो रहा है इस कंडक्टर में से। ओके, ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम, एनी वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू स्मॉल ई। लेकिन हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन अभी सोचेंगे नहीं, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो ये ई को मैं आगे लिखता हूं, तो एन ई ए वी डी एंड डेल्टा टी, ऐसे आएगा। सो दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रैवल। अब डेल्टा क्यू लिया है, डेल्टा टी लिया है, तो हम इसको डेल्टा क्यू ले लेते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर अ करंट। तो करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू, तो चार्ज ट्रैवल्ड फ्रॉम यूनिट एरिया टू द टाइम टेकन टू कवर अप दैट एरिया। ओके, चार्ज पर चार्ज बाय टाइम होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कितना है? डेल्टा क्यू, और टाइम कितना है? डेल्टा टी। तो यू विल गेट आंसर एन
E A VD into delta T upon delta T. So delta T cancel. So we will get answer I is equal to N E A और VD. तो ये हो गया आपका करंट traveling from one interval to from one cross section to other cross section in delta T time. तो ये करंट इसमें से पास होगा, इस कंडक्टर में से पास होने वाला करंट कितना हो गया NEAVD, where small n is charge number of electrons per unit volume. It is not a number of electrons, it is number of electrons per unit volume. ये चीज बहुत याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, you should remind it. Okay, this is to be done. Now we are going for charge density. So what is my charge density? So charge density J is equal to nothing but I by A. Charge per current per unit area. Okay, I by A. Current per area, or we can say I by A. So I is nothing but N E A VD. Okay, and upon area is equal to A. So A cancel. So J is equal to nothing but NE VD. You will get J as a NE VD. This is the relation between drift velocity and current density. You will get the relation between drift velocity and current density. Actually, they haven't gone through that equation. They just stop at here. So वो एक equation आपको याद रहे. अब now we are going to derive this equation. Okay, from this equation we are going to derive that equation only. Okay, so actually इन्होंने थोड़े different way से solve किया है, so that is not required. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें पिक्चर में लाना है. देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी एग्जाम में क्या पूछा जाता है, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी. इट इज नथिंग बट J is equal to NE VD. Okay, now by taking this relation into consideration, J is equal to NE VD. Now what is the value of VD? We know the value of VD is N E. अब VD हमने तब फाइंड किया था इसी इक्वेशन में, इसी पहली जो थ्योरी थी उसमें E, कैपिटल E by M into tau. ओके, ये रिलेशन था हमारे पास. So combining this relation, you will get N E into E square by M. ये टाउ को भी यहाँ पे लेके आते हैं हम लोग और E को सेपरेट कर देते हैं. So this is the relation of drift velocity and electric field. अब देखो ये जो इक्वेशन था, तो इसके पहली थ्योरी में कल मैंने एक चीज सिखाई थी आपकी कि J is equal to sigma E होता है. You also learned that the J is equal to sigma E. So by comparing these two equations, ये वाला और ये वाला, okay, I am going step by step. So comparing both these equations, you will get sigma is equal to N E square by M into tau. Okay, so this sigma is nothing but conductivity of a material and tau is relaxation time. You know that you can understand from this equation that the small m is number of electrons per unit volume. This is constant term. Okay, it will not change. Charge of electron will not change and m also not change. So these three things are constant things. So the sigma is completely depends on a tau. So we can write like this: sigma directly proportional to tau. That means tau is nothing but a relaxation time. Relaxation time is time for 2 consecutive collisions. Time taken for 2 consecutive collisions. This is your tau, relaxation time. और ये टाइम जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, उतना मटेरियल अच्छा होगा,
उतना हीट लॉस कम होगा और उतना करंट ज्यादा फ्लो होगा। इसी को वन मोर थिंग, रो रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होता है? इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी होती है। तो इसी रिलेशन को हम उल्टा लिखेंगे, तो m अपॉन n ई स्क्वायर, ओके, इनटू सॉरी 1 by tau आ जाएगा। दैट मीन्स फॉर रो टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट। दैट मीन्स टाउ जितना ज्यादा होगा उतना आपका रेजिस्टिविटी कम होगी मटेरियल की। टाउ जितना ज्यादा होगा उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, बिकॉज टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। टाउ जितना ज्यादा होगा उतना कंडक्टिव रेजिस्टिविटी कम होगी, मतलब टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। दैट मीन्स अगर आपके कॉलिजन्स बहुत लेट हो रहे हैं, योर मटेरियल इज गुड, और अगर सक्सेसिव कॉलिजन बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, दैट मीन्स योर मटेरियल इज बैड। दैट मीन्स इट इज नॉट अ गुड करंट कंडक्टिंग मटेरियल। गॉट इट? एनी डाउट्स? ये दोनों पूरा इक्वेशन समझ में आया कैसे मैंने डिराइव किया इसको, कहां से कौन सी चीज कहां तक आई है? यस सर। एनी डाउट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है, कभी कभी एग्जाम में आता है, कभी कभी डिराइव रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टाउ, और डिराइव रिलेशन डिराइव द इक्वेशन फॉर सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाय एम इनटू टाउ, या रजिस्टिविटी का इक्वेशन डिराइव करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, so you should just keep this derivation in your mind. It is very important derivation. इस पर से एमसीक्यू भी आ सकते हैं, या बहुत सारी चीजें, उसमें कुछ भी क्वेश्चन निकल सकता है। इतनी चीज में से एक क्वेश्चन फिक्स है, फिर वो आपका जेडब्ल्यू हो, नीट हो, या गुजकेट हो, या कुछ भी हो, या बोर्ड के एग्जाम हो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आने वाला है इसमें से। ओके, सो दिस इज वेरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनी डाउट्स? तो हम यहाँ तक आ गए, देखो ये वाला इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया, एंड फ्रॉम दैट वी डिराइव दिस सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय टाउ। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, डायरेक्टली दिया है आपको कि यहाँ से ये लोग वीडी के वैल्यू यहाँ ही पे रख देंगे ये लोग। दे आर व्हाट दे आर डूइंग, आई हैव डन सम मोर स्टेप्स, ओके, टू अंडरस्टैंड वन मोर रिलेशन। जे और वीडी के बीच का रिलेशन भी मैंने डिराइव किया था, जो इन्होंने डिराइव नहीं किया, ओके, बट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इक्वेशन। यस सर। ओके, एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है फिर। व्हाट टाइम इज इट नाउ? सो एक एग्जांपल सॉल्व करना ट्राई करना, इसके बेसिस पे ए पोर्शन आप कर लोगे, इजी है। बी पोर्शन का सेकंड एक एग्जांपल का कोई काम नहीं। नाउ वी आर गोइंग विद मोबिलिटी। सो व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी मतलब मोबाइल, मोबाइल मतलब कि चलना, सिंपली मोबाइल फोन होता है। एक्चुअली इसको फोन कहा जाता है, बट वी आर कॉलिंग इट मोबाइल। मोबाइल का मीनिंग होता है कि चलना होता है, एक्चुअली आपको पता होगा। लेकिन मोबाइल फोन मतलब ऐसा फोन की जिसको हम कहीं पे भी लेके जा सकते, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट मोबाइल फोन, बट हम मोबाइल ही बोलते हैं सिर्फ। एक्चुअली इसका मीनिंग सेल फोन होता है, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर में होता है वो। सो दैट सिमिलर थिंग अबाउट द मोबिलिटी। तो मोबिलिटी मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन चल रहा है यहाँ पे, किसकी वजह से करंट है, कौन घूम रहा है यहाँ? इलेक्ट्रॉन्स, ओके। So the mobility is defined for the electrons only. So as we have seen, conductivity arises from mobile charge carriers in metals. अब देखो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं, तो उनके लिए मोबाइल चार्ज कैरियर्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि कंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर्स, ओके। अगर आयनाइज्ड गैस है तो उसमें दो चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस, दोनों मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट दिस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो कैथोड पे एक्यूमुलेट होते हैं, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो सारे एनोड पे एक्यूमुलेट होते हैं। बट बोथ आर कंडक्टिंग थिंग्स फॉर इट, इलेक्ट्रोलाइट्स। गैस के लिए क्या होता है कि गैस के लिए एक पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। गैस में हम उसको सिर्फ एक्सटर्नल एनर्जी देके उसके इलेक्ट्रॉन अलग करते हैं। वी आर नॉट डूइंग एनी प्रोसेस विद इट। वो बात की चीज है कि हम किसी के साथ उसको एक्यूमुलेट करके, या कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड बना के उसको जोड़ दे। मोस्टली जो गैसेस होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक तो नहीं बनाते मोस्टली, बट कभी भी बना भी लेते हैं। डिपेंड्स ऑन कौन सा गैस बन रहा है या क्या बन रहा है उसमें।
So this is something like mobility. Mobility depends on the mobile carriers. मतलब कि कौन करंट को लेके जा रहा है. Here for metals, the electrons are a mobile carriers. For semiconductors, electron and holes. There is something new that is called holes. We will discuss in chapter number 14 of physics 2. So where we are going in a deep about what is a hole, what is electrons. The important quantity is the mobility mu, defined as a magnitude of drift velocity per unit electric field. It is called as a magnitude of drift velocity per unit electric field. तो क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन मूव किसकी वजह से कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. उनको ड्रैग कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड. और उस ड्रैगिंग के कारण उनको क्या मिलती है, एक वेलोसिटी मिलती है, कौन सी, वीडी. सो दिस इज व्हाट इट्स मोबिलिटी. मोबिलिटी है किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण. सो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तब उनकी कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, वो डिफाइन करने वाला पैरामीटर है मोबिलिटी. सो मोबिलिटी म्यू इज वीडी बाय ई, mod of vd upon e. The SI unit of mobility is meter square per volt into second. It is volt into second. क्यों, तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वोल्ट पर मीटर होता है. तो मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकेंड is a 10⁴ of the mobility in practical units, सेमी स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकंड. एक्चुअली मीटर स्क्वायर को आप सेमी स्क्वायर में करोगे तो आगे 10⁴ आ जाएगा. सो मोबिलिटी इज अ पॉजिटिव. So as we know that the Vd is equal to E tau E by m. अभी हमने ये इक्वेशन डिस्कस किया, तो उसके अकॉर्डिंग मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू Vd by E. अब Vd की यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा E tau by m, where tau is the average collision time for electrons. tau क्या हो जाएगा, एवरेज collision time for electrons. Okay, done. Any doubts? ये बहुत सिंपल चीज है. इसकी डेफिनेशन, यूनिट याद रखना, ये बहुत जगह पे काम आता है. बहुत सारे क्वेश्चंस मोबिलिटी का यूज करके सॉल्व करने पड़ते हैं. जो एक इक्वेशन था ना यहाँ पे, अभी मैंने डिराइव करके दिया था, J इज इक्वल टू एन ई वी डी. तो आपको क्वेश्चंस जो होंगे ना, मोस्टली क्वेश्चंस में क्या दिया होगा, आपको क्वेश्चंस में वीडी नहीं दिया होगा, मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया होगा. मोस्टली वेबिलिटी जो होती है वो सेमी स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकंड में ही कैलकुलेट की जाती है. ओके, वो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट में इनटू सेकंड में नहीं कैलकुलेट की जाती, क्योंकि मटेरियल छोटे होते हैं तो वो सेमी स्केल पे ही बेटर होता है मोबिलिटी फाइंड करना. सो अगर इसको मोबिलिटी के इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो हमको पता है म्यू इज इक्वल टू वीडी बाई ई है. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट वीडी इज इक्वल टू म्यू ई. म्यू मोबिलिटी और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एन ई म्यू ई हो जाएगा ये इक्वेशन. सो यू कैन फाइंड examples, you will get this answer. You will use this formula for examples. You will find such kind of examples where they have given you mobility and electric field, not a drift velocity. So you can do it by two ways. First find drift velocity and then use that equation, or directly use this equation. Okay, and doubts? So